हेलो एवरीवन, इस वीडियो से हम इंडियन इकॉनमी शुरू करेंगे। इस वीडियो में हम इंडियन इकॉनमी के कुछ बेसिक्स करेंगे जो हमें आने वाली वीडियो में हेल्प करेगी। सबसे पहले हमें देखते हैं इकोनॉमिक्स और इकॉनमी में क्या डिफरेंस होता है। जैसे कि हमें पता है जो अर्थ है उसमें जो संसाधन होते हैं वो लिमिटेड होते हैं और हमारी जो वांट्स और नीड्स होते हैं, हमारी जो इच्छाएँ होती हैं, जो आवश्यकताएँ होती हैं वो अनलिमिटेड होती हैं। इसलिए हमें इन दुर्बल संसाधनों को हम लोगों के बीच कैसे वितरित करें, हमें कुछ सिद्धांत या नियमों के बारे में हम इकोनॉमिक्स में पढ़ते हैं कि हम किस तरह जो स्केर्स रिसोर्सेस हैं, दुर्बल संसाधन हैं, उनका उपयोग किस मूल्यवान वस्तुओं और सेवाओं का उत्पादन करने और उन्हें विभिन्न व्यक्तियों के बीच वितरण करने के लिए करेंगे। जैसे कि कुछ यूरोपीय देश और उत्तरी अमेरिका के देश बहुत अमीर हैं, जबकि वहीं अफ्रीका और लैटिन अमेरिका के देश काफ़ी गरीब हैं। जो अफ्रीकी देश होते हैं उनके पास खनिज संसाधन काफ़ी मात्रा में है, इसके बावजूद वो गरीब हैं। जबकि अगर हम जापान को देखें तो उसके पास बहुत कम संसाधन है, इसके बावजूद उसकी जो प्रति व्यक्ति आय काफ़ी उच्च है। इसके पीछे का मूल कारण यह है कि जो विकसित और समृद्ध देश होते हैं उनकी सरकारों और लोगों ने अपने लोगों की बेहतरी और विकास के लिए भूमि, श्रम, पूंजी के सीमित संसाधनों का कुशलपूर्वक दोहन किया है। तो इकोनॉमिक्स में हम ऐसे प्रिंसिपल और रूल्स को पढ़ते हैं ताकि हम जो रिसोर्सेस हैं उनको सही से एलोकेशन कर पाएँ और समाज में सस्टेनेबिलिटी लेके आ सकें। तो जब हम इन सिद्धांतों और नियमों का व्यवहारिक प्रयोग करते हैं या किसी देश में से अप्लाई करते हैं तो उसे हम इकॉनमी कहते हैं। किसी देश को उसकी समस्त आर्थिक क्रियाओं के संबंध में परिभाषित करते हैं तो वो कहलाती है अर्थव्यवस्था। जैसे भारतीय अर्थव्यवस्था। जो फादर ऑफ इकोनॉमिक्स थे वो थे एडम स्मिथ। उन्होंने अपनी बुक द वेल्थ ऑफ नेशन, जिसे वो 1776 में प्रकाशित करते हैं, उसमें इनविजिबल हैंड का कॉन्सेप्ट दिया। इनविजिबल हैंड का कॉन्सेप्ट क्या होता है? एडम स्मिथ का मानना था इकॉनमी में जो भी वो उत्पादन करता है भले ही अपने लाभ या अपने लालच के लिए करता है, लेकिन उससे समाज को भी फ़ायदा होता है। जिस प्रकार एक किसान अपने खेत में उत्पादन भले ही अपने लाभ के लिए करता है, लेकिन उससे जो भी उत्पादन वो करता है उससे समाज को भोजन मिलता है। लेकिन इसी इनविजिबल हैंड के कॉन्सेप्ट को बहुत से लोग क्रिटिसाइज़ करते हैं, क्योंकि हमेशा इकॉनमी ऐसे नहीं चलती है। बहुत सारे लोग अपने लालच के लिए पर्यावरण का नुकसान करते हैं, प्रदूषण फैलाते हैं, जो मजदूर होते हैं उनका शोषण भी करते हैं। एडम स्मिथ ने अहस्तक्षेप का सिद्धांत का प्रतिपादन भी किया, जहाँ पे सरकार का कम से कम हस्तक्षेप हो। इसी को पूंजीवादी अर्थव्यवस्था भी बोलते हैं। इसके बारे में हम आगे देखते हैं। तो जो इकोनॉमिक्स होती है उसके दो पार्ट होते हैं, एक होती है माइक्रो इकॉनमी, एक होती है मैक्रो इकॉनमी। माइक्रो और मैक्रो। तो जो माइक्रो इकॉनमी होती है उसको व्यष्टि अर्थशास्त्र बोलते हैं और इसको समष्टि अर्थशास्त्र बोलते हैं। व्यष्टि का मतलब होता है एक व्यक्ति विशेष के लिए। इसमें हम छोटी इकाई के आर्थिक मुद्दों को देखते हैं, जिसमें हम किसी एक फर्म के बारे में देखते हैं, एक उपभोक्ता के बारे में देखते हैं। इसके कुछ घटक हैं, जैसे उपभोक्ता व्यवहार सिद्धांत, कि जो कंज्यूमर होता है उसका व्यवहार कैसा होता है। वो हमेशा मैक्सिमम यूटिलिटी चाहता है। यूटिलिटी मतलब वो सेटिस्फेक्शन चाहता है। सेटिस्फेक्शन उसे कैसे मिलेगा? जब किसी गुड का प्राइस कम होगा और उसकी क्वालिटी अच्छी होगी। इसी प्रकार जो प्रोड्यूसर होता है वो मैक्सिमम प्रॉफिट चाहता है। और इसमें हम प्राइस प्रिंसिपल के बारे में पढ़ते हैं कि जो प्राइस होती है किसी भी गुड की वो किस बात पर निर्भर करती है। और जब इसी कॉन्सेप्ट को हम किसी संपूर्ण अर्थव्यवस्था या बड़े लेवल पर देखते हैं, उसी को हम समष्टि अर्थशास्त्र बोलते हैं। जैसे कि इंडियन इकॉनमी, इसके अंदर हम इंडियन इकॉनमी की नेशनल इनकम, फिस्कल पॉलिसी, उसके इन्फ्लेशन के बारे में देखेंगे। इसी को हम आय और रोजगार सिद्धांत भी बोलते हैं। तो अगर आय और रोजगार सिद्धांत किससे रिलेटेड आएगा तो इसको हम मैक्रो इकॉनमी से रिलेट करेंगे, और कीमत सिद्धांत अगर आएगा तो माइक्रो इकॉनमी से करेंगे। तो जो इकॉनमी होती है इसकी तीन मुख्य समस्याएं होती हैं। पहला कि उत्पादन में हमें क्या और कितना उत्पादन करना है, और इस उत्पादन को कैसे करना है, और इस उत्पादन को किसके लिए करना है। तो सबसे पहले इसको अलग तरीके से देखें तो अगर तो एलोकेशन, जो हमारे पास दुर्बल रिसोर्सेज है उसका एलोकेशन कैसे करना है, और जो हमारा जब मेथड ऑफ प्रोडक्शन होगा वो कैसा होना चाहिए, और इसका डिस्ट्रीब्यूशन हमें कैसे करना है। तो इन क्वेश्चंस के आंसर हम दो तरीके से देख सकते हैं। अगर संसाधनों का जो स्वामित्व है वो निजी व्यक्ति या किसी प्राइवेट फर्म के हाथ में है, और यही बाजार के आधार पर मार्केट के बेस पे आर्थिक निर्णय ले रहा है, तो इसको बोलते हैं फ्री इकॉनमी, बाजार अर्थव्यवस्था। और उसी प्रकार अगर संसाधनों का स्वामित्व सरकार के हाथ में है और वही कमांड के आधार पर आर्थिक निर्णय ले रही है, तो इसको हम बोलेंगे कमांड इकॉनमी, नियोजित अर्थव्यवस्था। इसी को हम दूसरी तरीके से अगर देखें तो जो कमांड इकॉनमी होती है वो सोशलिस्ट इकॉनमी होती है। जैसे
पहले यूएसएसआर की इकॉनमी हुआ करती थी, और वैसे ही जो मार्केट इकॉनमी होती है वो कैपिटलिस्ट इकॉनमी होती है, जैसे अमेरिका और जापान की। और अगर हम इंडिया की बात करेंगे, इंडिया मिक्स इकॉनमी है जिसमें हमें सोशलिस्ट और कैपिटलिस्ट दोनों प्रकार की इकॉनमी दिख जाएगी। अब देखते हैं कि जो मिश्रित अर्थव्यवस्था होती है या अर्थव्यवस्था होती है उसके 4 सेक्टर होते हैं। पहला सेक्टर होता है निजी सेक्टर, फिर सरकारी सेक्टर, घरेलू क्षेत्र और बाहरी क्षेत्र। निजी सेक्टर मतलब प्राइवेट सेक्टर हो गया, ऐसी कंपनी या फर्म जिसका स्वामित्व निजी व्यक्तियों के हाथ में होता है, जैसे रिलायंस इंडस्ट्री, ये एक प्राइवेट फर्म हो गया। और गवर्नमेंट सेक्टर में सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट का स्वामित्व होता है, जैसे कि कोल इंडिया लिमिटेड, पीएसयूज हो गए। अगर हम पुलिस भी देखेंगे या शिक्षा विभाग भी देखेंगे, ये सब गवर्नमेंट सेक्टर के अंदर आएगा। अब हम देखते हैं घरेलू क्षेत्र। हाउस होल्ड में सभी लोग आ जाते हैं, सभी लोग में वो लोग भी आ जाएंगे जो यहाँ काम करते हैं और जो प्राइवेट सेक्टर में भी काम करते हैं। जैसे रिलायंस इंडस्ट्री निजी क्षेत्र आएगा, लेकिन रिलायंस में जो काम करने वाले लोग होंगे वो हाउस होल्ड में आ जाएंगे। जैसे जो अंबानी जी हैं वो घरेलू क्षेत्र में आ जाएंगे, लेकिन रिलायंस इंडस्ट्री प्राइवेट सेक्टर में आएगी। ऐसे ही जो पुलिस डिपार्टमेंट होगा वो सरकारी क्षेत्र होगा, लेकिन इसमें काम करने वाले जो ऑफिसर होंगे, जो भी पुलिसमैन होंगे, वो सब घरेलू क्षेत्र में आएंगे। और जो बाहरी क्षेत्र होता है वो फॉरेन सेक्टर होता है। जब हम देश से बाहर कुछ आयात निर्यात करते हैं तो उसको हम बाहरी क्षेत्र में ले लेंगे। अब जो सबसे इम्पोर्टेंट है, जो इकॉनमी में 4 फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन होते हैं वो क्या होते हैं? उत्पादन के 4 कारक। सबसे पहले उद्यमी मतलब जो उद्यम लगाता है, उसके बाद कैपिटल, उसके बाद प्राकृतिक संसाधन, और चौथा श्रम मतलब लेबर। तो उद्यमी कौन होता है? जो क्रिएटिविटी दिखाता है, जो ये सोचता है कि मुझे उद्योग लगाना है, और वो बिजनेस रिस्क लेता है, मैनेजमेंट देखता है, और ये बाकी जो 3 सेक्टर होता है उनको वो ऑर्गेनाइज करता है। कैसे? मान लो किसी को एक उद्यम लगाना है तो उसको कुछ पूंजी की आवश्यकता होगी, उसको रॉ मटेरियल की आवश्यकता होगी, साथ में लेबर की आवश्यकता भी होगी। तो ये एक उद्यमी को ये 3 फैक्टर, जो उत्पादक के 3 फैक्टर होते हैं, उनको ऑर्गेनाइज करता है। क्या मिलता है? प्रॉफिट मिलता है। इसी प्रकार कैपिटल फिजिकल भी हो सकता है, ह्यूमन कैपिटल भी हो सकता है, नेचुरल भी हो सकता है, फाइनेंशियल भी होता है, सोशल भी हो सकता है। तो फिजिकल कैपिटल में क्या आएगा? भवन आएगी, मशीनरी आएगी, जिसका उपयोग करके हम और गुड्स बनाएंगे। जो पूंजी होती है, मनी नहीं होती, पूंजी देखेंगे जिससे हम मनी जनरेट कर सकते हैं। मानव संसाधन जैसे मानव का जो नॉलेज होता है वो हो गया। ऐसी फाइनेंशियल जो कैपिटल होगा उसमें बॉन्ड वगैरह आ जाएंगे। सोशल कैपिटल में सोशल हार्मनी एंड ट्रस्ट हो जाएगा। अगर हम समाज में कुछ अच्छा करते हैं तो बदले में हमें कुछ ना कुछ जरूर अच्छा मिलता है, तो इसके बदले कैपिटल के बदले हमें इंटरेस्ट देना पड़ता है या इंटरेस्ट मिलता है, तो कैपिटल के बदले इंटरेस्ट हो गया। फिर ऐसे ही रॉ मटेरियल, प्राकृतिक संसाधन, जिसमें कच्चा माल आ जाएगा, भूमि आ जाएगी, और उसका हमें क्या देना पड़ेगा? किराया देना पड़ेगा। हमें कुछ भी उत्पादन करने के रॉ मटेरियल की ज़रूरत पड़ेगी, कच्चा माल की ज़रूरत पड़ेगी, और उसका क्या देना पड़ता है? रेंट देना पड़ता है। और उसकी लेबर की ज़रूरत पड़ेगी, वो शारीरिक भी हो सकता है, मानसिक भी हो सकता है, तो उसके बदले उससे सैलरी या मजदूरी, वेजेस देना पड़ेगा। अगर किसी को एक उद्योग लगाना है तो उसको क्या मिलेगा? प्रॉफिट मिलेगा, और जो भी वो पूंजी लगाएगा उसका उसे इंटरेस्ट देना पड़ेगा। ऐसी प्राकृतिक संसाधन का रेंट देना पड़ेगा, और जो लेबर है उसे वेजेस देने पड़ेंगे। तो ये 4 फैक्टर ऑफ इकॉनमी हो गए, हमें इसे ध्यान रखेंगे। अब जब हमने ये 4 फैक्टर का यूज़ किया, उसके बाद हम कुछ उत्पादन करेंगे। वो गुड्स भी हो सकते हैं और सर्विसेज भी हो सकते हैं। टाइप्स ऑफ गुड होते हैं, वो होते हैं, एक प्रकार का होता है इंटरमीडिएट गुड और एक होता है फाइनल गुड। इंटरमीडिएट गुड किसे बोलेंगे? जैसे कि हमें कार बनानी है तो उसके लिए जो हमें स्टील शीट की ज़रूरत होगी, ये स्टील शीट यहाँ पे इंटरमीडिएट गुड हो गया। उसी प्रकार फाइनल गुड क्या होता है? फाइनल गुड 2 प्रकार के होते हैं, एक होता है कंज्यूमर गुड और एक होता है कैपिटल गुड। कंज्यूमर गुड ये होता है जिसको हम उपभोग करते हैं, जैसे हमारे घर में फर्नीचर्स हो गए, घरेलू उपयोग हो गए, मतलब कि आगे उससे हम कोई और गुड प्रोड्यूस नहीं कर रहे हैं, जो भी हम करेंगे वो अपने यूज़ के लिए करेंगे। कैपिटल गुड वो हो गया कि जो भी गुड कैपिटल गुड होता है उससे अगेन आगे हमें पैसा जनरेट होगा या कैपिटल जनरेट होगा। जैसे ट्रैक्टर, अगर हम ट्रैक्टर का यूज़ खेती में कर रहे हैं तो उससे हमें अगेन कुछ गुड मिलेगा, या ये ट्रैक्टर हमें और पैसा कमाने में हेल्प करेगा। तो कोई भी वस्तु वो उपभोग की भी हो सकती है, कंज्यूमर गुड्स भी हो सकती है और कैपिटल गुड भी हो सकती है। जैसे कि वॉशिंग मशीन, अगर हम अपने घर में वॉशिंग मशीन यूज़ कर रहे हैं, अपने घर के कपड़े धोने में यूज़ कर रहे हैं, इससे हमें कोई पैसा नहीं कमा रहे हैं, तो ये हो गया उपभोग वस्तु। या ऐसे ही इस वॉशिंग मशीन को अगर कोई शॉप खोल ले और कपड़े धोने की सेवाएं देने लग जाए, उसके बदले में उसे पैसे मिल रहे हैं, तो ये वॉशिंग मशीन पूंजीगत वस्तु हो जाएगी। इसी प्रकार जो वस्तुएं हैं वो मध्यवर्ती इंटरमीडिएट भी हो सकती है और फाइनल भी हो सकती है। जैसे कि चाय पत्ती,
अगर हम चाय पत्ती को अपने घर के लिए यूज़ कर रहे हैं, उससे चाय बनाकर खुद पी रहे हैं, तो ये क्या हो जाएगी, अंतिम वस्तु हो जाएगी। और यहीं पे अगर इस चाय पत्ती को किसी शॉप पे कोई चाय वाला यूज़ कर रहा है और उसके बदले में चाय बना करके बेच रहा है, तो ये उसके लिए मध्यवर्ती गुड हो जाएगी। इसी प्रकार जो पेंट होता है, कलर होता है, अगर उसे महिंद्रा कार ले ले या कोई कार बनाने वाली कंपनी ले ले, तो उसके लिए ये क्या हो जाएगा, मध्यवर्ती गुड हो जाएगा। और यही चीज़ अगर कोई हाउस होल्ड यूज़ कर रहा है, तो वो हो जाएगा उसके लिए फाइनल गुड। अब हम देखते हैं जो इकॉनमी में मनी का सर्कुलर फ्लो कैसे होता है। मान लेते हैं सिर्फ यहाँ पे एक फर्म है और उसके पास 100 रुपये हैं, तो वो कुछ उत्पादन करना चाहता है। इस फर्म में जो घरेलू क्षेत्र है वो अपना लेबर देगा, वो यहाँ पे काम करने जाएगा, बदले में फर्म उसे कुछ वेजेस या मजदूरी देगी। मान लेते हैं फर्म के पास 100 रुपये हैं, तो जो उनने लेबर किया और उस फर्म ने 100 रुपये वेजेस के तौर पे इस हाउस होल्ड को लौटा दिए। हाउस होल्ड में सब आ जाएंगे, हमने पीछे पढ़ा था कि हाउस होल्ड में सारे भी जो भी लोग होते हैं हाउस होल्ड में आ जाएंगे। इस फर्म का मालिक भी हाउस होल्ड में ही आ जाएगा। तो जो भी उसका 100 रुपये थे फर्म के पास, उसने सारे रुपये किसको दिए, हाउस होल्ड को वापस कर दिए। बदले में वो कुछ उत्पादन करेगा और उसी उत्पादन को हाउस होल्ड खरीदेंगे, और बदले में जो हाउस होल्ड के पास 100 रुपये आएंगे, उसी 100 रुपये को दोबारा से इस फर्म के पास आ जाएगा। 100 रुपये से वो उत्पादन फर्म से खरीदेंगे। तो हम यहाँ पे देख रहे हैं जो 100 रुपये हैं उसका पूरी तरह से इकॉनमी में फ्लो हो गया। जो यहाँ उसके पास 100 रुपये थे, दोबारा उसके पास 100 रुपये आ गए। हमेशा ऐसा नहीं होता। जो फर्म ने 100 रुपये वेजेज के तौर पे हाउस होल्ड को दिए, तो मान लेते हैं उसमें से उसने 20 रुपये बैंक में सेविंग कर ली और 20 रुपये से वो इंटरनेशनल मार्केट से कुछ इंपोर्ट करता है, तो 20 रुपये उसने बाहर भेज दिए। तो अब यहाँ पे कितने रुपये बचेंगे, 60 रुपये बचेंगे। और उनमें से देख लेते हैं, और उसमें से कुछ गवर्नमेंट ने भी टैक्स ले लिया, तो ये कुछ गवर्नमेंट ने टैक्स ले लिया, तो बचे कितने, 40 रुपीज़। अब यहाँ इसके पास कितने रुपये आएंगे, 40 रुपीज़ आएंगे। तो इसको हम अगर एक अलग डायग्राम से देखें, तो हमने देखा जो घरेलू क्षेत्र होता है वो फर्म को लेबर प्रोवाइड कराता है, या जो फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन होता है वो घरेलू क्षेत्र ही फर्म को मिलते हैं। उसमें क्या था, उद्यमी था, कैपिटल था, नेचुरल रिसोर्सेज थे और लेबर था। तो 4 फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन होते हैं, तो वो घरेलू क्षेत्र फर्म को दे रहा है। उसके बदले में जो घरेलू क्षेत्र है उसको क्या मिल रहा है, वेजेस मिल रहा है, रेंट मिल रहा है, इंटरेस्ट मिल रहा है और प्रॉफिट मिल रहा है। तो ये क्या होगी, ये होगी इनकम। और इसी प्रकार जो भी फर्म ने उत्पादन किया या गुड और सर्विसेज हुआ, ये उसका क्या हो गया, उत्पादन हो गया। और इसी उत्पादन को घरेलू क्षेत्र इसी उत्पादन को खरीदने के लिए कुछ खर्च करता है, उसको हम बोलते हैं एक्सपेंडिचर। यहीं पे अगर हम देखें, जो सरकार होती है वो हम टैक्स लेती है, बदले में स्पेंडिंग भी करती है, खर्च भी करती है। इसी प्रकार जो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन होते हैं उसमें हम सेविंग करते हैं, बदले में वो उस सेविंग को इन्वेस्ट करती है। और इसी प्रकार जो फॉरेन सेक्टर होते हैं उसमें हम कुछ इंपोर्ट और एक्सपोर्ट करते हैं। तो अगर हम यहाँ पे देखेंगे, जो ये ब्राउन से दिखाया है, ये इसके बोलते हैं लीकेजेस, ये इकॉनमी से लीकेजेस हो रही है। और जो ग्रीन से दिखाया है ये है इंजेक्शन, ये इकॉनमी में पैसा आ रहा है। ठीक है, जो रेड से दिखाया है वो इनकम का फ्लो है इकॉनमी में। तो यहाँ पे ये इनकम मिल रही है हाउस होल्ड को, यहाँ पे वो इसी इनकम को खर्च कर रहे हैं। तो जो यहाँ पे एक फर्म थी, अब इस फर्म को एक फर्म न मान के पूरे देश की इकॉनमी मान लेते हैं। तो जो हम यहाँ देख रहे थे, ये जो वेजेस, रेंट, इंटरेस्ट, प्रॉफिट था, ये हो गया इनकम, और ये हो गया फर्म का प्रोडक्शन, और यहाँ पे ये घरेलू क्षेत्र का खर्च हो गया। तो जब हम अपने देश की नेशनल इनकम निकालते हैं, उसको हम बोलते हैं नेशनल इनकम अकाउंटिंग। और इसके 3 मेथड होते हैं, इनकम मेथड, प्रोडक्शन मेथड और एक्सपेंडिचर मेथड। तो ये जो जब हम ये सारे वेजेज, रेंट, इंटरेस्ट और प्रॉफिट को जोड़ देते हैं, इसी से हमारा निकलता है देश की इनकम। तो ये इनकम मेथड हो गई। और जब हम उत्पादन को देखते हैं, ये हमारा प्रोडक्शन मेथड हो जाएगा। और जब हम एक्सपेंडिचर को देखते हैं, कितना खर्च किया हाउस होल्डर ने, तो वो हो जाएगा एक्सपेंडिचर मेथड। तो ये था सर्कुलर फ्लो ऑफ मनी इन इकॉनमी। इसकी हेल्प से हम नेक्स्ट वीडियो में जीडीपी, जीएनपी, जीवीए के बारे में और अच्छे से समझेंगे।